सॉरी फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फिजिक्स एमसीक्यू और चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स। तो पेन पे लेकर बैठ जाओ और हो जाओ तैयार। और सबसे पहले अपने क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का आंसर लिखो और क्या करना है, हर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन लिखकर हमें कमेंट में बताना है और फाइनल बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो कह रहा है एक हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक उत्तर दर्पण गिवन है जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एक फोकल जो हमारा लेता है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, यानी हमें गिवन है एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आर की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर से देखो यहाँ से सॉल्व करो तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एफ। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। बात समझ आ गई। इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर आप आजकल यूज करते हैं। कह रहा उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, स्कैटरिंग यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन यूज करते हैं या रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या अपवर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो आपके आजकल ब्रॉडबैंड जो केबल आते हैं, इंटरनेट आता है, उसमें सिग्नल कैसे कैरी करते हैं, वो सिग्नल इस टाइप से कुछ कैरी करते हैं। okay? अंदर में क्या होता है, सिग्नल्स इस टाइप से इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने क्या कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। इससे क्या होता है, ये सिग्नल इस वायर से बाहर नहीं जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में तो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब हर बोर्ड का ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 8 है। एक हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप गिवन है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 8 गिवन है, यानी उसकी आवर्धन क्षमता 8 गिवन है। और कह रहा है कि इसके जो दोनों लेंस है, यानी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, एक आई लेंस होगा। दोनों लेंस कितने डिस्टेंस पर है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों लेंस रखे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी बोलते हैं। तो कह रहे बताओ इनमें जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उनकी फोकल लेंथ कितनी कितनी होगी, और हमारे पास ये कुछ कॉम्बिनेशन गिवन हुए हैं। तो बताओ कैसे निकालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहला याद होगा हमें क्या गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, ये तो हम एम निकालेंगे, सिर्फ हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है मैग्नीफाइंग पावर 8 गिवन है, यानी एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू गिवन है 8। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स ऑफ एफ ई। आप चाहे तो यहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक नंबर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 8 टाइम्स होना चाहिए। बताओ 8 टाइम्स कौन है यहाँ पर, वही एक ही ऑप्शन है, वो आपका नंबर 1 में है। लेकिन हम करेंगे इसको पूरा सॉल्व, देखो कैसे। कह रहा है लेंथ कितनी दूरी पर है, 45 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो लेंथ ऑफ जो टेलीस्कोप होती है किसके इक्वल होती है, एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला आ गए, दो फॉर्मूला क्या रखना है, लेंथ का इक्वल होता है एफ ओ प्लस एफ ई, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई। इन दोनों करके आपको सॉल्व करना है। तो हमें देखो हमें कितना डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 45 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू में 45 गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आ गई यहाँ से, 8 टाइम्स ऑफ एफ ई, प्लस लिख लो एफ ई कितना हो गया, 45 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ एफ ई। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। 45 बाई 9 करना कितना आ जाएगा 5, यानी एफ ई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से एफ ओ निकाल लो, एफ ओ के लिए कितनी हो जाएगी 8 इंटू 5, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए आपके, ये दोनों हो गए क्वेश्चन करेक्ट, 5 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, मैंने पहले भी कहा था ऑप्शन नंबर 1 है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये दो फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं हर बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बताना आपको है कि लिखा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैड मैग्नीफाइंग पावर 10, है ना। मैंने कहा कि यहाँ एक खगोल दूरबीन है जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी गिवन है, 10 गिवन है। कह रहा है उसके आईपीस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है विदर्शक की फोकल दूरी कितनी होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, जल्दी से पता इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था,
है ना। एफ ओ इक्वल टू था एम इक्वल टू क्या था, एम का फॉर्मूला था हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर एम का फॉर्मूला था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हमसे पूछा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइंड करना है, मतलब हमें एफ ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू एफ ई। कितना करेक्ट आंसर आ रहा है देखो, शायद कुछ लोगों का आंसर सही आ चुका है यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर आया है बहुत लोगों का। हाँ आई थिंक बहुत लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो एम की देखो हमें गिवन थी 10 और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन थी हमें 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट याद रखना हमेशा कि जब भी हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है ऑब्जेक्टिव का, और आई पीस का फोकल लेंथ हमेशा छोटा होता है। बात समझ आ गई। बात करते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आया था, ऑप्शन नंबर हमारा 200 सही आया था ना। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर किया है करेक्ट। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में आपकी शायद हालत खराब हो जाए, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए मीडियम, एक लाइट है किसी मीडियम में इंटर करती है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है। मतलब समझो कोई एक लाइट ऐसा है वो इंटर कर रही है एक अलग मीडियम को, जिसके नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू गिवन है। तो ये लाइट क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, है ना। लाइट का होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहा है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का हाफ है। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन, तो बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी कितनी, और हमें ये कुछ टर्म गिवन है। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, है ना। जिनको ये बताओ कौन सा रूल हम यहाँ यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए। देखो स्नेल्स लॉ सॉल्व कैसे करना है, बड़ा बेसिक चीज है, नहीं आता तो मैं बता दूं कि देखो ऊपर का रिफ्रैक्टेंस कितना है 1, तो क्या लिखते हैं 1 इंटू ऊपर का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, तो लिखते हैं साइन आई, ठीक है। इक्वल टू लिखते हैं नीचे का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू और नीचे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, लिखोगे साइन आर। ये है ओरिजिनल स्नेल्स लॉ, और आप न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तभी आपका इजी हो पाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू और साइन हो जाएगा आर। बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू गिवन है आई बाई 2, ठीक। अब साइन आई को कैसे लिखोगे, तो एक हम फॉर्मूला पढ़े हैं, हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। जो बायो ग्रुप से स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, ट्रिगोमेट्री का, याद होना चाहिए। तो क्या मैं इस साइन आई को लिख सकता हूँ, देखो यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना बनता है 2 sin थीटा, यानी एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर एंगल आई है तो क्या इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2, है ना। एंगल हाफ हो गया, 2 थीटा था तो थीटा हो रहा था, तो यहाँ पर आई है तो क्या हो जाएगा आई बाई 2। सॉल्व करते देखो यहाँ साइन आई बाई 2 साइन आई बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ से आ गया हमारा कॉस आई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाई 2, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आप लिख सकते हो कि आई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, म्यू बाई 2, ठीक। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, है ना, कितना स्टेप का आंसर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर, वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, है ना। ये क्वेश्चन बहुत किन के लिए इंपॉर्टेंट है बता दो, नीट का जो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, है ना। उनको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट कम से कम आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे अच्छे। बात करते हैं, फिर से आता हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पूछा गया है। कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है फ्रॉम ग्लास, है ना। ग्लास से कहाँ जा रहा है वो, वाटर में। तो मान लो मेरे पास एक लाइट है ना, नीचे मेरे पास क्या है, ग्लास है, नीचे मेरे पास हो गया ग्लास, ठीक है। जिनको समझ आया वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, और जिनको नहीं आया वो क्वेश्चन देखते रहे। कह रहा है ऊपर वाटर है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है कि फॉर विच एंगल ऑफ
सी, फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू सरफेस, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस टाइप से बन जाए, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है उस केस में 90 डिग्री, उसमें सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो इसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा, कैसे देखो, नीचे का मान लो ग्लास है तो नीचे का होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ठीक, ऊपर वाटर है तो ऊपर का लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ को हम एकदम सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। स्नेल्स लॉ मैंने क्या बताया था, नीचे का कितना एंगल इंसिडेंस सी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू जी, तो लिखेंगे म्यू जी इंटू साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर कितना है वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, और ऊपर का एंगल कितना हो गया रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे साइन 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू जी, है ना, इंटू साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ओनली म्यू ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि ये साइन 90 के लिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ से साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय म्यू ऑफ जी, ठीक है। तो म्यू ऑफ वाटर कितना है, देखो वाटर का रिफ्लेक्टेंस गिवन है 4/3, ठीक है, डिवाइड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्लेक्टेंस गिवन हमें 3/2, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, किया जाएगा 8/9, है ना, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से मिल जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आ गया साइन सी की वैल्यू आ गई 8/9, तो दिस सिंपलाइज, और क्या बोल सकते हो कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 8/9, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन कौन होगा यहाँ से, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 3 नंबर। आई होप सबको समझ आ रहा होगी बातें, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स वन ऑफ द, मतलब अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, अगर सिर्फ पार्ट पढ़ना है थ्योरेटिकल तो सबसे इजी चैप्टर है, डेरिवेशंस बस तो 3-4 डेरिवेशंस याद रख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में एक से एक न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस बार फुल चैप्टर से एमसीक्यू आने वाला है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना, ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया, प्रिज्म का लिया क्वेश्चन, कर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेथड विथ ए प्रिज्म इज 30 डिग्री, है ना, हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन है 30 डिग्री। चलो बात करते हैं, और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है 60 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, तो कह रहा है बताओ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, यानी वो जो प्रिज्म बना है उसकी, उस जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है ना, न्यूनतम विचलन कौन गिवन है हमें 30 डिग्री, और प्रिज्म का कौन गिवन है हमें 60 डिग्री, तो बताओ प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक कितना होता है। फॉर्मूला है सबको तो याद, बताओ, म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, ठीक है, और डिवाइड बाय साइन A/2, जो चीज क्वेश्चन को देख रहे हैं उनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस बार के लिए, इस बार बहुत चांस है कि ये आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाए कि ये डेरिवेशन आता कहाँ से। बाकी मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा कि खुद कैसे करते हैं डेरिवेशन। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, लिखेंगे साइन इंटू ए कितना हो गया 60 डिग्री, डेल टाइम की वैल्यू है 30 डिग्री, डिवाइड बाई हो जाएगा ये 2, और हो जाएगा डिवाइड बाई साइन 60/2, ये हम निकाल रहे हैं म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 60 + 30 हो जाएगा 90, 90/2 हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और नीचे साइन 60/2 हो जाएगा साइन 30, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉल्व करेंगे ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/√2, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये √2, तो म्यू के लिए कितने आ गई, यहाँ से आ गई √2, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, कितना आ गया √2। बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला कम से कम आप लोग को नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, जहाँ पर ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और 30 को बोलते हैं, 30 डिग्री क्या था यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मिनिमम डेविएशन होगा तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख रहा है मिराज इज ए फेनोमेना ड्यू टू, है ना, यानी रेगिस्तान में मृग मरीचिका, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मृग मरीचिका,
इसको मिराज बोलते हैं। कह रहा है ये किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, या डिफ्रेक्शन के कारण। कहो तो इसको प्रकाश का परावर्तन होता है, या अपवर्तन होता है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है हमारा मिराज। तो बताओ मिराज क्यों होता है मेघमरीची का? कहाँ दिखाई देता है? ये आपके डिजर्ट में दिखाई देता है, यानी जहाँ रेगिस्तान होता है, जो गर्मियों में। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लाइट का क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। क्यों होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि जो लैंड के पास जो एयर होगा वो हॉट होगा, और एयर जितना ज्यादा गर्म होगा उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतनी कम हो जाती है ना। और ऊपर का और क्या होता है, कोल्ड होता है, तो ऊपर जो कोल्ड एयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। हम कह रहे हैं जो एयर होता है, एयर का भी अपना अलग लेयर बाय लेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज करता है। हॉट वाटर एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी, कोल्ड एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों वहां पर ये प्रोसेस होता था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 4.5 डिग्री, और कह रहा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.52। कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। अब ये फॉर्मूला तो हमें कहीं पढ़ा नहीं है ना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म, यानी हमें एंगल ए गिवन है, वो कितना गिवन है, एंगल ए गिवन हमें 4.5 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 1.52। पूछा बताओ डेल्टा मिनिमम कैसे निकालोगे। अब साइन 44.5 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, कैसे करेंगे? तो एक कंसेप्ट है जो मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या होता है, μ-1 × ए। कब यूज करोगे, जब, है ना, याद रखना, जब ए की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो। अगर ए की वैल्यू 10 डिग्री से कम है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला ये बन जाता है आपका, जब एंगल ए की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री हो। तो यहाँ पर ए कितना है, 4.5 डिग्री, 10 से कम है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो म्यू हमें गिवन था 1.52 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0.52 इंटू 4.5। जिनको आता है मल्टीप्लाई करना, मैंने कहा है पहली बार, कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करना, है ना। टाइम लो लेकिन खुद से सॉल्व करो उसको मल्टीप्लाई करने का, है ना। इसको अगर हम खुद से अगर मल्टीप्लाई करें तो अराउंड इसकी वैल्यू आएगी वो करीब करीब 0.52 को अगर आप 0.5 लेके चलो तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2.35 या फिर उससे थोड़ा 2.30 और 2.30 है, को अराउंड ये 2.34 आना चाहिए, है 2.30 डिग्री। लेकिन ऑप्शन देखो कहाँ पर है, हमें 2.3 गिवन, तो इसको हम 2.3 डिग्री ही लिखेंगे। ठीक है, खुद से कैलकुलेट करना, देखना 2.34 आपका आता है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या गिवन था, 2.3 डिग्री, तो ऑप्शन होगा हमारा 2.3 डिग्री। बात समझ आ गई। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, अब आता है हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने प्रिज्म पूछा है। मैंने कहा था कि प्रिज्म का जब भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच एक ग्राफ बनता है ना। तो वो ग्राफ आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म के लिए ग्राफ कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस एक याद रखना कि उसका नेचर कैसा होता है, ग्राफ कैसा बनता था, उसका ग्राफ बनता था कुछ इस टाइप से। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था ऐसे। ठीक है, और जहां पर ये मिनिमम वैल्यू होती थी, यहाँ पर होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होता था। इस एंगल पर हमें मिनिमम डेविएशन मिलती थी। तो ये भी याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस लिखते हैं ई, जब दोनों इक्वल हो जाए तब हमें मिलता है मिनिमम डेविएशन, और ये होता है इसका ग्राफ। तो हमसे बस पूछा है ग्राफ, तो ग्राफ अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, नेचर आपको बस ग्राफ का नेचर याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखता है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, है ना, जो आपको इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो किसके कारण बनता है। ऑप्शन गिवन है, पहला देखो लिखा है स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, दैट मीन प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वन विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी है रिफ्रैक्शन ऑफ ओनली, यानी केवल परावर्तन के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर डी है आपका डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, मतलब विवर्तन और वन
विक्षेपण के कारण। याद रखना, है ना। जिनको नहीं पता है तो शायद उन लोग यहाँ पर कुछ ऑप्शन में एक जगह गलत भी है, वो उसको याद रखना। बाकी जिन लोगों को आता है वो अपना कमेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ किन लोगों ने कमेंट सही कर रहे हैं। या देख रहा हूँ कि कुछ आज कुछ कम लोग लाइव जुड़े हैं, मतलब समझ नहीं आ रही बातें, यानी उन्होंने चैप्टर को रिवीजन नहीं किया है अच्छा से, या हो सकता है कि आज मेरा क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा चेंज हो गया है इसलिए। तो रैम्बो जो फॉर्म होता है वो आपका होता है कौन कौन सा, एक होता है डिस्पर्सन, और देखो डिस्पर्सन होगा तो क्या होगा, एक व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होती है ना, तो 7 कलर में डिवाइड क्यों होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, अगर वो सेम कलर में डिवाइड हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां डिस्पर्सन हो रहा है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात करते हैं, तो डिस्पर्सन तो होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वैसे अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अच्छे लेवल में जाओगे तो याद रखना कि इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर कहीं आपको रिफ्रैक्शन भी दिखाई दे तो रिफ्रैक्शन इसका ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, यानी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा है उसकी जगह अपवर्तन, है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, अगर आपको नहीं लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। बात समझ आ गई, याद रखना डिस्ट्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन के कारण बनता है हमारा रेनबो, जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके लेक्चर में देखो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रखे हैं, ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको जेई में भी काम आने वाला है, आपके नीट में भी काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाला है, और ये आपके काम आएगा जो सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर जगह ये काम आता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन, मैंने कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन रखे हैं और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं। ये क्वेश्चन है आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी फोकल लेंथ में कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना कैसा लेंस है, टू कॉन्वेक्स लेंस है, यानी वो 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, मतलब कांटेक्ट में रखा गया ना, एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है। तो अगर बताओ उसकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी, यानी इसकी संयोजन की शक्ति कितनी होगी। तो चलो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। यह सभी को पता है। तो हमें कितना की मैंने फोकल लेंथ 1/20, और सेकंड का फोकल लेंथ कितना मेरा 1/25। देखो दोनों यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है दोनों पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/f की वैल्यू, यानी 1/f को कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आ गया, तो यहां से आपकी 1/f यानी f की वैल्यू कितनी हो गई, 100/9। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका जो फोकल लेंथ आया था कितने आया था, सेंटीमीटर में। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाई एफ के लिए कितनी आई है, 100 डिवाइड बाई 9। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 9 चला जाएगा ऊपर, और यहां से आपका जो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9। और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। साइन कैसा है, प्लस, तो लिखोगे आप प्लस, है ना, क्योंकि अगर आप दो कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, वो एक कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस को अगर कंबाइन करने पर क्या बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, बस उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, है ना, और रहेगा पॉजिटिव ही। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखना जब भी अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो ध्यान रखना कि पावर का जब फॉर्म लिखोगे तो 100/f लिखना है ना, जब भी अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हो तब। ठीक है, और यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा रहा है ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर ऑफ डायोप्टर 5 डायोप्टर है। If it is made up of glass of refracting index 1.5, then the radius of curvature on each surface will be। हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है।
है ना। हमें क्या गिवन है, हमें उस लेंस की पावर गिवन है। यानी अभी मैंने बताया हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो। तो देखो फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, हमसे इक्वी कॉन्वेक्स के लिए पूछा गया है, तो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/f की फॉर्मूला हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस, और ये बनता माइनस आर। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू, इनको सॉल्व करोगे 1/r, ये भी बन जाएगा, प्लस 1/r, सॉल्व करने पर आ जाएगा 2/r इक्वल टू हो गया 1/f। ठीक है, हमें ये आर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें म्यू भी गिवन है, लेकिन हमें ये एफ नहीं गिवन है। ठीक है, एफ के लिए हम क्या गिवन है, हमारा डायोप्टर के लिए पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 100/f लिख लेना, एफ आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से एफ का जो फोकस का फॉर्मूला आएगा सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100/p। तो 100 और डिवाइड बाई p कर लो, कितना गिवन पावर 5, डिवाइड करना कितना आ जाएगा 20 टाइम्स में, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो 20 सेंटीमीटर की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट करो, तो क्या हो जाएगा 1/20 इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 1/20 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी ये 20 इंटू 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 1, है ना। और कितना आ जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यहाँ से फिर से आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आई, कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। लिख रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P इज इमर्ज्ड इन वाटर, हाउ विल इट्स पावर चेंज। इसकी पावर चेंज कैसे होगी, अगर मेरे पास एक उत्तल लेंस है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P है, उसको अगर हम किस में डालते हैं, उसको हम वाटर में डालते हैं, तो बताओ उसकी पावर कैसे चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है पावर चेंज कैसे होगी। तो पावर तो डिपेंड करता है किस पे, है ना। जिनको समझ नहीं आ रहा हो, लग रहा क्वेश्चन टफ हो रहा है, तभी आगे कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने रखा है ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाए। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पावर पावर इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, और 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1, है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मानते हैं अगर वो इक्वी कॉन्वेक्स है, या लिख लो 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है पावर, यानी देखते हैं यहाँ पर, यानी 1/f की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 बाई, यानी p इक्वल टू 1/f लिख लोगे। म्यू का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, म्यू ऑफ लेंथ डिवाइड बाई म्यू, अब कहाँ रखा गया इसको हमने, वाटर में, तो म्यू ऑफ लिख लोगे वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर फिक्स है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी, तो इसको हम रखेंगे कांस्टेंट। अब देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पर म्यू ऑफ 1 था, 1 क्यों था, क्योंकि पहले हमारा सराउंडिंग क्या था, एयर, और एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, अब यहाँ गया वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो जैसे ही अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये नंबर हो जाएगा छोटा, जैसे ये नंबर छोटा होगा तो ये पूरा नंबर बन जाएगा छोटा, और जैसे ये नंबर यानी 1/f, है ना, अब कैसे डिपेंड करेगा, ये नंबर हो रहा है छोटा, ये नंबर स्मॉल होगा, है ना। जैसे ये नंबर हमारा स्मॉल हो जाएगा, यानी ये नंबर हमारा डिक्रीज करेगा, ये पूरी की पूरी डिक्रीज कर जाएगी, एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। एफ क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, एफ हमारा यहाँ से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये कम हो रहा है तो इस एफ को बढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये 1/f है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/f के टर्म में डिपेंड कर रहा है, मतलब इनवर्सली है। तो 1/f अगर ये कम होगा, ये रेशियो कम होगा, दिस इंप्लाइज एफ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, यानी फोकल लेंथ बढ़ता है, याद रखना। ठीक है,
यानी वाटर में डालोगे कभी भी, याद रखना, पहले क्वेश्चन तो आ गया यहाँ से भी कि अगर किसी भी लेंस को अगर आप वाटर में डालोगे, कॉन्वेक्स लेंस को, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। कहाँ पर? वाटर में। और अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। तो हमसे पूछा था पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा यहाँ से डिक्रीज, यानी पावर घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पर गलत करना है, ऑप्शन हिंदी का थोड़ा करेक्ट है। डिक्रीज यानी घट जाता है, याद रखना, है ना। पावर क्या होता है? घट जाता है, जबकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मेरे पास दो लेंस है, इसको हमने कैसे रखा है? कॉन्टेक्ट में रखा है, ठीक है। और कह रहा है बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमें पावर ऑफ लेंस गिवन है, ये जो पहली पावर है ये +2.5 डायोप्टर है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं हमारा कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस का पावर आता है पॉजिटिव। सेकंड हमें गिवन है वो -3.75 डायोप्टर है, मतलब ये कैसा लेंस है? हमारा कॉनकेव लेंस। इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा है। तो कह रहा है बताओ कांटेक्ट में रखने के बाद जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पावर। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है P1 + P2। इन सिंपली पावर को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा +2.5 डायोप्टर और -3.75। सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका -1.25 डायोप्टर। ये आ गया आपका पावर। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? यानी हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है 100/f। आज यहाँ पर f कितने आएगा? सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर कितना होगा? 100/p। वैल्यू पुट करते हैं, 100/1.25। ठीक है, 100 कितना होगा? और साइन क्या था? माइनस, तो साइन को हमसे रखना माइनस के साथ। तो आंसर आएगा, हो जाएगा माइनस। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू अराउंड आपकी आ जाएगी 80 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं करेक्ट करके। तो हो जाएगा 100/1.25 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक आ जाएगा 100। 5 से करेंगे तो ये 5 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 4 टाइम्स में। ठीक है, ये होगा आपका 20 टाइम्स में। कितना आ जाएगा? 20 -40 हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, है ना। और हमसे भी देखो क्वेश्चन पूछा गया था फोकल लेंथ, वो हमसे सेंटीमीटर में ही पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही। बात समझ आ रही है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन बड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा था कि एकदम फॉर्मूला अगर आपको याद होनी चाहिए, पावर का फॉर्मूला कैसे कैसे निकालते हैं, और फोकल लेंथ और पावर में क्या होता है रिलेशनशिप, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, बातों को बस ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम पे एग्जाम में आपको यही काम आने वाला है। चलो बात करते हैं अच्छे क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of the lens, find then its focal length will। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है, और उस द्रव का जो अपवर्तनांक है यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के ही इक्वल है। तो बताओ अब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फॉर्मूला कौन सा? 1/f का फॉर्मूला क्या होता है? μ-1, है ना। फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर। वाटर हम या फिर हम लेंस डिवाइड बाय हम यूज करते हैं सराउंडिंग, है ना, जिसको हम कहाँ पे इसको हमने डुबाया है। माइनस होता है 1 इक्वल टू होता है 1/r1 -1/r2। कह रहा है कि यहाँ पर जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस सराउंडिंग यानी उस लिक्विड के इक्वल हो गया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/f इक्वल टू लिख सकते हो μl/μl -1। तो म्यूएल से म्यूएल खत्म, 1 आ गया, और 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ से बोल सकते हो कि 1/f की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा कब होगा? जब f कितना है? जब f की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाए, है ना। तो जब भी किसी, मैंने कहा था कि किसी भी लिक्विड में डालने पर क्या होता है? फोकल लेंथ
बढ़ता है। अभी से पिछले में क्वेश्चन में कहा था कि एक लेंस को अगर हमने वाटर में डाला था तो फोकल लेंथ बढ़ रही थी। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इक्वल हो जाए, अगर जो लेंस है और जो लिक्विड है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा, तब फोकल लेंथ बढ़ के कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 2 आपका करेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल मैंने रखा है ताकि जब आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीजें इजी लगेंगी, तब ये कि सर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराया था। और मॉडल पेपर में तो क्वेश्चन काफी इजी है, और बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आपके मॉडल पेपर में भी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। बात करते हैं द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बी। ये कहीं ना कहीं हमसे बात कर रहा है एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। कह रहा है कि एक फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ कितनी होगी, कब? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसमें हमारे पास? एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला होता है 1+d/f। ठीक है, 1+ मिनिमम डिस्टेंस जो विजन दिया है वो कितना होता है? 25 होता है सेंटीमीटर। याद रखिएगा हमेशा, दी के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आइज के लिए। तो इसको लिख लेंगे 25। फोकल लेंथ में कितना गिवन था? 2.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा। 25 से ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1+ हो जाएगा 10। आंसर आ जाएगा हमारा मैग्नीफाइंग पावर 11। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और डी की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको हमेशा याद रखोगे तो नॉर्मल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। चलो फिर से दिया मैंने वही क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पूछा है फिर से क्वेश्चन। तो कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इसको कॉन्ट्रैक्ट पे किसके साथ रखा गया है? इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है कॉनकेव लेंस के साथ जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यानी एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, यानी कांटेक्ट में रखा जाता है, याद रखना। तो क्या बता उपरोक्त संयोजन की शक्ति कितनी होगी? तो हमें पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? यानी देखो, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक, और 1/f कैसे निकालते हैं? अच्छा, और जब भी निकालोगे f, तो याद रखना यहाँ पर f मीटर में होता है तब ये फॉर्मूला यूज करते हो, नहीं तो डायरेक्टली लिख लो 100/f। कब? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो, है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखना हमेशा, है ना। जब भी अगर पावर निकालते हो तो उसमें पावर हमारा फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर 1/f लिखोगे तो उसमें फोकल लेंथ हमारा मीटर में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100/f करोगे तो आपका ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। हमें जो यहाँ फोकल लेंथ गिवन है सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। निकालते कैसे? तो पहले हम 1/f निकाल लेते हैं सेंटीमीटर में। ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f1 + 1/f2। ठीक है, 1/f1 पहला फोकल क्या है हमारा? लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैंने कहा था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1/40। सेकेंड हमारे पास जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। मैंने कहा था कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। तो इसको लिखोगे -1/25, है ना, क्योंकि ये होता है नेगेटिव। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लो तो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आई थिंक 25 8 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर में। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 3/-3/200। कितना दिखाना, ध्यान देना, ये नेगेटिव में आ रहा है आपका। कितना गया? -3/200। तो ये फोकल लेंथ आ गया। दैट मीन्स की फोकल लेंथ, यानी यहां से फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -200/3। आ गया। अब आते हैं हम पावर निकालने में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। रखते हैं तो ये हो जाएगा 100। फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर कितना है हमारा? -200/3।
जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा -3/2, और कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। ये हो जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। याद रखना इस बार जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं वो आपका रे ऑप्टिक्स से ही होता है, क्योंकि लास्ट ईयर रे ऑप्टिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, तो लोगों को लगा था कि शायद इसलिए लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन इस बार रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल्स आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इसलिए याद रखना कि ये न्यूमेरिकल्स आपको करके जाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा -1.5 डायोप्टर। कैसे निकाल रहे हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से रखना है ना, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कमेंट में कि कुछ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि शायद आपने इस चैप्टर को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, है ना। आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े होंगे, है ना, उसका सिर्फ डेरिवेशंस पढ़ा होगा, है ना, उसका आपने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़े होंगे, हो सकता है इसलिए आपने ये क्वेश्चन नहीं हुए। तो मैंने कहा था कि मैंने कल बताया था आपके लेक्चर में कि फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स समझ क्यों नहीं आता है, आपके पास रीजन क्या है। तो उसका रीजन, एक रीजन ये है कि आपने कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया अभी तक, है ना, आप हमेशा न्यूमेरिकल से दूर भागते हो। लेकिन याद रखना फिजिक्स सीखना है तो न्यूमेरिकल्स आपको आनी चाहिए, और सही फिजिक्स न्यूमेरिकल है। बात समझ आ गई। बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7, है ना। कह रहा है कि मेरे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना गिवन है, हमें 7 गिवन है। और कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 7 की कोई। इसको हम लिख देते हैं वो हमें गिवन है 35, इसको लिख लेते हैं हम कैपिटल एम। कैपिटल एम हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, कितना हो गया 35। तो कह रहा है बताओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो अगर आपने माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक लाइन का आंसर है ना। मैं तब तक मैं देखता हूँ कि उन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। कुछ लोगों को लग रहा है शायद हाँ शायद सही, कुछ लोग हैं जो उन्होंने इसका कमेंट सही से किया है। चलो बताता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिवन हमें 35, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमें माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगी गिवन है 7, तो इक्वल टू हो जाएगा एम ई। तो एम ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 35/7, कितना आ गया यहाँ से आपका 5। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस कितना हो गया, यानी लेंस की आदन क्षमता कितनी होगी अभिनेत्र की 5 होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2, है ना। सिंपल सा, बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तब। आते क्वेश्चन नंबर हम 21 की। 21 में आते हैं, फिर से क्वेश्चन आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, यानी खगोलीय दूरबीन वाली। ये क्वेश्चन तो मेडिकल में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और आपके झारखंड बोर्ड में और किसी बोर्ड का कहा जाए तो आपको माइक्रोस्कोप से न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। माइक्रोस्कोप के से न्यूमेरिकल की जगह जो न्यूमेरिकल्स आता है वो आपको हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला पढ़ लो अच्छे तरीके से, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बाकी लोग जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व कर कर जल्दी से इसका कमेंट में सही से आंसर लिखो, क्या होना चाहिए ना। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तब तक। क्या लिख रहा है, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शक है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 100, और उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है 100 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमेशा बड़ा होता है, वो कितना होता है, वो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। ये भी याद आपको पता होना चाहिए। आईपीस का फोकल लेंथ मैंने कहा था हमेशा कम होता है, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन हमें 10 सेंटीमीटर, पता चल गया। तो कह रहा है बताओ कि अगर जो इमेज बन रहा है फाइनल इमेज वो कहाँ पर बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, मैंने कुछ देर पहले बताया था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है -FO/FE, है ना, विथ साइन। माइनस साइन इसलिए बनता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज बनता है एक दूसरे के इन्वर्टेड होते हैं, है ना, ये जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होता है इसलिए। तो माइनस टाइम्स एफओ के लिए कितनी हो गई 100, और एफ के लिए कितनी आ गई 10,
10 से 0 कैंसिल, कितना आ गया -10। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, -10। ठीक है, तो फॉर्मूला बस आपको ये याद रखना था और कुछ नहीं। और दूसरा याद रखना कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये हमेशा ज्यादा होता है आई लेंस से, इसलिए। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में, आया था जैक बोर्ड के सब कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज बनती है इन नॉर्मल यूज में वो कैसी होती है ना। समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मान लो ये मेरे पास अगर एक क्या है, एक ही मैंने बनाया माइक्रोस्कोप बनाया, दो लेंस होती है, हम रखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को। ठीक, तो जब हम ऐसे इमेज बनता था हमारा यहाँ पर, है ना, ये बनता हमारा इंटर, इसे बोलते थे इंटरमीडिएट इमेज। और है ना, और फाइनल इमेज क्या बनता था यहाँ से, है ना, यहाँ पर बनता था, जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती थी वहां पर बनता था हमारा हमेशा फाइनल इमेज। ये बनता था हमारा फाइनल इमेज। तो ये होता है हमारा फाइनल इमेज। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना, नहीं तो बहुत गलत होने के चांस हमेशा ज्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इसको बोलते हैं मध्यस्थ प्रतिबिंब ना। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, दोनों में की प्रॉपर्टी याद रखना कि दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, याद रखना। जो इंटरमीडिएट इमेज होता है वो कैसा बन रहा है, एक तो रियल बनता है, ये याद रखना, रियल है, उल्टा बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा था, है ना। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो हमारा इमेज बन रहा है, इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है, वो हमेशा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड होता है। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड होता है हमेशा। ठीक है, फाइनल इमेज की बात करो तो फाइनल इमेज में क्या होता है, फाइनल इमेज में बस एक डिफरेंस है कि ये होता है वर्चुअल, है ना। बस रियल नहीं होता, ये बनता है वर्चुअल। ये होता है इन्वर्टेड, ये भी उल्टा इमेज बनता है और ये भी हमेशा मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरमीडिएट इमेज और एक हमारा फाइनल इमेज में रियल और वर्चुअल का बस डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, हमसे पूछा गया है इंटरमीडिएट इमेज को लेकर, है ना। हमसे फाइनल इमेज के बारे में नहीं कहा गया, हमसे कहा है कि बताओ इंटरमीडिएट इमेज कैसा हो गया, मध्यस्थ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है ना। तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 सही। थोड़ा सा चूक करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप फाइनल इमेज का लिख के आ जाओगे और आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 को भी इन्होंने सही आंसर लिख दिया कि 4 सर 4 सही आंसर है, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने पूछा है इंटरमीडिएट के बारे में, फाइनल इमेज के बारे में नहीं कहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो आते क्वेश्चन नंबर हम 23 की। फिर से आता हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अब कोई गलत मत करना। कह रहा है कि हमें ट्यूब की लेंथ गिवन है। फॉर्मूला क्या था, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या था, एफ ओ प्लस एफ ई। ये गिवन हमें 105 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें गिवन उसकी मैग्नीफाइंग पावर गिवन है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। देखो अगर हमें यहाँ पर हमसे में निकालना लेंथ है ना, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, है ना। हम क्या यूज करेंगे, ओनली उसका मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, एफ ओ पाई एफ ई। हमें मैग्नीफाइंग पावर कितना गिवन है, वो एम की वैल्यू गिवन है हमें 20। ठीक है, इक्वल टू होगा एफ ओ बाई एफ ई। तो यहां से एफ ओ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ बन गया एफ ई, ये आ गया। इस इक्वेशन को यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी थी 105, इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ की वैल्यू की जगह लिख लेंगे 20 टाइम्स ऑफ एफ ई प्लस एफ ई। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 एफ ई इक्वल टू 105। और यहां से फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना आ जाएगा, 105 डिवाइड बाई 21। कैंसिल आउट करना, ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई।
पूछा क्या है हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बता दो कितना होगा, यानी अभी दृश्यक की फोकस दूरी पूछी है कितनी होगी, यानी हमसे पूछा है एफ ओ के बारे में। तो एफ ओ का फॉर्मूला क्या था, कितना आया था ये हमारा 20 टाइम्स ऑफ एफ ई, और एफ ई कितना है हमारा 5, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता होगा, यह करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा सही, कि हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया था। है ना, ऐसे लगाते हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, इजी वे में। है ना, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, फॉर्मूले से अगर आपने एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ा मैथमेटिक्स पे भी अपने ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएंगे, ये आपके नीट वाले प्रिपरेशन में भी, सीयूटी वाले प्रिपरेशन में भी ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। चलो बात करते हैं, कहता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कितना गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है। दैट मीन्स कि हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में इस डी की वैल्यू कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसकी फोकस लेंथ कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी गिवन है। तो कह रहा है बताओ कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, है ना, इसकी आवर्धन क्या होगा, यानी जो यदि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला हमेशा रट के जाना, यही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला क्या था 1+d/f। ठीक है, तो रख लेते हैं 1+d कितना आ गया 25, फोकल लेंथ कितना गिवन हमें 5 सेंटीमीटर, 5 आ जाएगा, 1+5 कितना हो जाएगा 6, m कितना आ गया हमारा हमेशा 6। याद रखना m की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है m की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने सही किया होगा कम से कम, है ना, जिन्होंने अगर पढ़ा है, जिन्होंने चैप्टर को रिवाइज किया है, एटलीस्ट उनका ये क्वेश्चन सारा का सारा सही हो जाना चाहिए। चलो बात करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 25 की, है ना। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पीएमटी यानी मेडिकल में पूछा गया था 2008 में। क्या था, मेरे पास दो थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f1 और f2 है, और वो कांटेक्ट में रखे हैं और कोएक्सियल फॉर्म में रखे हुए हैं। तो बताओ उनका पावर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यानी मेरे पास ये दो लेंस रखे हुए हैं ऐसे कांटेक्ट में। ठीक है, कह रहा है एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, रहा है इनका पावर कितना होगा। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है 1/f1 + 1/f2, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f। ठीक, ये भी होता है, यानी यहां पर हम चाहते इसको पावर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहां से पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। अब ये कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। f1 और f2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा f1 × f2 हो जाएगा इसका एलसीएम। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा f2 + f1, है ना। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, हाँ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था पीएमटी में, बहुत टफ नहीं था एकदम, तो फॉर्मूला ही पूछ लिया था। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पीएमटी का क्वेश्चन था, और आज का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस ईच हैव सेम फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। मेरे पास दो लेंस है, कैसे कैसे लेंस है ये बता दूं आपको। तो एक लेंस है मेरे पास, मान लो ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। जितनी फोकल लेंथ इसकी है इतनी फोकल लेंथ का मैंने एक क्या रख लिया, कॉनकेव लेंस। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐसे फिट कर दिया है, इसको हमने कंबाइंड फॉर्म में काउंटेक्ट रख दिया। बड़ा तो अब इनका दोनों का फोकल लेंथ कितना है, इसका ही फोकल लेंथ f1 कितनी है 25 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का फोकल लेंथ भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। कह रहे बताओ इनका पावर कितना होगा डायोप्टर में। ठीक है, चलो कम से कम ये क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो खुद से अपने से, है ना। फिर मैं बताऊंगा इसका कि क्या इसका करेक्ट आंसर है क्या, कैसे सॉल्व करना है। और मेरी एक बातों को ध्यान किसी ने दिया होगा तो वो क्वेश्चन भी ये सॉल्व इजीली वे में कर सकता है, थोड़ा सोचना। मैंने कहा एक फोकल लेंथ है, मेरे पास दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है हमेशा
पॉजिटिव, तो इस लिखोगे 20 प्लस 25 सेंटीमीटर। सेकेंड जो लेंस हमें गिवन है वो कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस का कितना होता है फोकल लेंथ, हमेशा होता है नेगेटिव, और वो कितनी है, वो भी 25 सेंटीमीटर में। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f के लिए कितनी होती है, जिसको मैंने कहा था, और इसी को हम पावर ही बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। कितना आ जाएगा, पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f1, तो 1/f1 के लिए कितनी 25, और f2 के लिए कैसे पुट करनी है, विथ नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -1/25। कितना आ गया, दोनों कैंसल आउट, कितना आ गया पावर यहाँ से 0। ठीक है, तो कितना होगा, पावर कितना आता है, हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/f की। तो फोकल लेंथ कितना होता है, फोकल लेंथ होता है इंफिनिटी। ठीक है, तो यानी अगर फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी होगा तो पावर कितना होता है, हमेशा 0। ये किसके लिए होता है, तो याद रखना ये चीज, एक कंसेप्ट याद रखना हमेशा, कि कभी कभी मुझसे पूछा जाता है, बताओ एक प्लेन ग्लास स्लैब, यानी एक सिंपल ग्लास स्लैब है ना, एक प्लेन ग्लास स्लैब है ना, एक एस टाइप से मान लो, अगर आपका ये ग्लास स्लैब है, पूछा जाता है बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसका पावर कितना होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि इसका फोकल लेंथ होता है हमेशा इन्फिनिटी, और इसकी पावर होती है 0। यानी जो सिंपल ग्लास होता है वो कभी, उसमें का पावर कितना होता है, सिंपल ग्लास का पावर 0 होता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो सिंपल ग्लास का पावर कितना होता है, हमेशा 0। तो कभी भी ऐसे पूछा जाए प्लेन ग्लास स्लैब का पावर होगा हमेशा 0, फोकल लेंथ कितनी होती है, हमेशा इन्फिनिटी। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था, किस पे लिए, ये था हमारा रे ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स का हमारे टॉपिक आज यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो लोग नए लोग हैं चैनल पे, अगर बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से एंड तक, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डायजेशंस मिल जाएंगे, सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड किया ही हुआ है। मॉडल पेपर आएगा तो उसको भी हम सोल्यूशन करा देंगे, और फिर हम आपको जल्दी कराएंगे फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज भी हम आपको यहाँ पर करवा देंगे, इंपॉर्टेंट।